औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्लास 9 के लिए भी है, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली है, क्योंकि इसमें हम मैकेनिज़्म ग्लाइकोलाइसिस को आज डिस्कस कर रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कैसी होगी, इसकी कितने स्टेप्स हैं और वो कैसे हो सकते हैं। The process of oxidation reduction in which the food molecules are broken down to release energy is called respiration. रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुराक की मॉलिक्यूल्स की तोड़ फोड़ होती है। फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, इसलिए ये ब्रेक डाउन होती है ताकि ये हमें एनर्जी दे सके। बेसिक एम ऑफ रिस्पायरेशन का मकसद है रिलीज ऑफ एनर्जी। इट इज द बेसिक एम ऑफ रिस्पायरेशन इज टू रिलीज एनर्जी फॉर वर्क। ठीक है, अब देखते हैं इस रिस्पायरेशन की दो टाइप्स है। एक है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन होगी, ये लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज है। बहुत तमाम ऑर्गेनिज्म जिसमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होती, हम उसको नॉन लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। ये मार्कर है, दिस मार्कर डू नॉट रिस्पायर, सो इट इज नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग है। प्लांट्स है, दे डू रिस्पायरेशन, लिविंग है। बैक्टीरिया है, इसमें भी होती है रिस्पायरेशन, सो बैक्टीरिया आर आल्सो लिविंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, उसमें भी प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन होती है, तो सो दे आर लिविंग थिंग्स। अब देखते हैं दो टाइप है रिस्पायरेशन की। एरोबिक रिस्पायरेशन है, एनएरोबिक है। तो जाहिर बात है, इसको बच्चों को भी पता है। एरोबिक रिस्पायरेशन आर ए टाइप ऑफ रिस्पायरेशन दैट नीड्स ऑक्सीजन, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, एरोबिक रिस्पायरेशन डेफिनेटली नहीं होगी, सिंपल सी बात है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सम बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, सम सेल्स है जैसे कि मसल सेल्स है, आरबीसी है, इसको बाद में डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कुछ बॉडी के सेल्स में भी होती है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, मींस दैट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिस्पायरेशन नहीं होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंप्लीट ब्रोकन डाउन होगी फूड की। कंप्लीट ब्रोकन डाउन की वजह से हमें ये ज़्यादा एनर्जी देगी। नेट रिजल्ट यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन का है 36 ATP, 36 ATP यहाँ से मिलेगी। फूड मॉलिक्यूल की ज़्यादा कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन में। यहाँ पे हमें एनर्जी भी कम मिलेगी। इसका नेट प्रोडक्ट है 2 ATP, इसका है 36 ATP। ये मेजर प्रोसेस है, ये माइनर प्रोसेस है। ठीक है, फिर ये कंप्लीट होती है एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। द वन वी कॉल ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये फिर 2 किस्म के होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दोनों के इंशाल्लाह 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहले आते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। हमने ऑलरेडी डिफाइन कि एरोबिक रिस्पायरेशन इज अ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन that occur in the presence of oxygen, we call aerobic respiration। अब एरोबिक रिस्पायरेशन के पहले स्टेप को आते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स splitting, breakdown. Glycolysis, it is the splitting of one glucose molecule into 2 pyruvic acid, we call glycolysis। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है। सच टाइप ऑफ प्रोसेस वी कॉल ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ अगर हम फार्मूले के देखो, C6H12O6 फार्मूला है ग्लूकोज का, ये है फार्मूला ग्लूकोज का। पायरुविक एसिड का फार्मूला है C3H4O3। ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने? 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनेंगे। हम अगर बैलेंसिंग करें तो ये 6 कार्बन है, यहाँ पे 2 3 नीचे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे
2 4 8 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन किधर गए यहाँ पे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट है NAD+, ये पैक करके NADH+H+ बनाता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन है 6, तो 6 ऑक्सीजन है। पूरी ग्लाइकोलाइसिस में हम कोई कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस नहीं करते, ना हम ऑक्सीजन के इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली होगी, ये ग्लाइकोलाइसिस है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जस्ट 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, देयर इज नो डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ओनली डीहाइड्रोजनेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। दिस ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये होगी साइटोप्लाज्म में। कंडीशन एरोबिक है या इनएरोबिक है, दोनों हालत में ये होगी। इट ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगी साइटोप्लाज्म में। कंडीशन मैंने आपको बताया, एरोबिक में भी होती है ग्लाइकोलाइसिस, एनएरोबिक कंडीशन में भी होती है ग्लाइकोलाइसिस। चलिए देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की मैकेनिज्म क्या है। सो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स को देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को हम कहते हैं EMP पाथवे। EMP मीन्स एम्बडन, ये 3 जर्मन साइंटिस्ट है, 3 जर्मन साइंटिस्ट। एक का नाम है एम्बडन, दूसरे का नाम है मेरहॉफ, MERHOF एंड पार्नस। सो एम्बडन, मेरहॉफ एंड पार्नस पाथवे हम भी इसको कह सकते हैं क्योंकि इसने डिस्कवर किया। अब यहाँ पे इनमें 2 बड़े बड़े फेजेस है। एक को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, और दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ये 2 फेजेस पे मुश्तमिल है। पहला है प्रिपरेटिव फेज, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज, इसको हम कहते हैं पे अप फेज। क्या इन्वेस्ट करते हैं, क्या पे करते हैं, क्या वसूल करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप है, यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट है ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। एरोबिक कंडीशन है या एनारोबिक है, ये प्रोसेस होगी। अब एक फास्फेट यहाँ पे हमारे साथ एडिशनल आता है। सो यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट होगा ATP मॉलिक्यूल, इसको हम ब्रेक करके बनाते हैं ADP प्लस एन ऑर्गेनिक फास्फेट। ये जो फास्फेट है ये ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे अटैच होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाएगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ हो गई ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 2 3, सॉरी ये तो ऑक्सीजन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 6 पे अटैच होगा हमारे साथ फास्फेट। सो ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया। ये फास्फेट कहाँ से आया? इस फास्फेट के लिए हमने ATP की ब्रेक डाउन कर दी। सो हमने ATP को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट पेज है, यहाँ पे हम खर्च करेंगे। इन पश्तुवी कार्ड गटा बतावान की और बतावान को रुस्तु गटा रह, सही ना। सो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गए हमारे साथ पहले स्टेप में। यहाँ पे हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है यहाँ पे? हेक्सोकाइनेज। दूसरे स्टेप में ये ग्लूकोज 6 फास्फेट को हम आइसोमराइज करते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट हमने आइसोमराइज किया। सो डेफिनेटली एंजाइम इस्तेमाल होगी आइसोमेरेज। क्यों किया भाई? इसलिए किया कि यहां पे फ्रक्टोज के साथ 2 बाइंडिंग साइट है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। एक फास्फेट यहां पे बाइंड करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में एक यहां पे बाइंड करते हैं। सो इसलिए हमने इसको आइसोमराइज किया ताकि एक और फास्फेट की एडिशन हम कर सके। आते हैं
एक और स्टेप पे यहाँ पे हमारे साथ बनेगी एक एटीपी मॉलिक्यूल हम अंदर डाल देते हैं, एक एटीपी मॉलिक्यूल हमने और डाल दी एटीपी, इसको कन्वर्ट किया गया एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। एक फास्फेट ऑलरेडी कार्बन नंबर 6 पे है, एक फास्फेट को मैं कार्बन नंबर 1 पे लगाऊंगा। सो हमारे साथ रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। एक फास्फेट तो कार्बन नंबर 6 पे है, एक फास्फेट मैंने कार्बन नंबर 1 पे लगाया। ये बिस मींस, ये मैं बाय भी लिख सकता था लेकिन मैंने बिस इसलिए लगाया कि ये बिस इंडिकेट्स दैट द फास्फेट आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन्स, के फास्फेट डिफरेंट कार्बन को अटैचमेंट है फास्फेट की। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में है हम 1 2 3 एंड दिस इज स्टेप नंबर 4। इन्वेस्टमेंट पेज है, हमने ऑलरेडी 2 एटीपी को क्या किया है, इन्वेस्ट की है। सो जब पेज नंबर 4 में तो यहाँ पे हमारे साथ एक एंजाइम है जो कि मेन एंजाइम हमारे साथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे है फास्फोप्रक्टोकाइनेज, एक एंजाइम है फास्फोप्रक्टोकाइनेज। दिस इज द की एंजाइम, याद रखिए ये क्या है, की एंजाइम है। इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पॉइंट को जरा गौर से सुनिए। दिस फास्फोप्रक्टोकाइनेज PFK इज द की एंजाइम हियर। ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ये एंजाइम तब काम करेगी जब साइटोप्लाज्म में एटीपी की डिफिशियंसी हो, तब जब एटीपी ज्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को ये स्लो करेगा। जब एटीपी साइटोप्लाज्म में कम है तो ये ग्लाइकोलिसिस को प्रोसेस को बढ़ा देगा। सो इट इज द की एंजाइम, इट इज कॉल्ड पेसमेकर एंजाइम। हम इस एंजाइम को क्या कहते हैं, पेसमेकर एंजाइम भी हम इस एंजाइम को कह सकते हैं। किसको, इस फास्फोप्रक्टोकाइनेज को। जब भी सेल में ग्लाइकोलिसिस में एटीपी की डिफिशियंसी है तो ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को प्रमोट करेगा, बढ़ा देगा, स्पीड अप करेगा। और जब कमी है तो ये बढ़ा देगा, जब ज्यादा है तो ये फिर प्रोसेस को स्लो करेगा। अब 4th नंबर स्टेज में हम हैमरिंग करते हैं, इस मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। सो इस मॉलिक्यूल को हम 2 में तोड़ देते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स में। याद रखिए ये 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये भी 6 है तो ये भी जाहिर बात है 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक को हम कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, एक होगा हमारे साथ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे साथ होगा डाइहाइड्रोक्सीटोन, डाइहाइड्रो ऑक्सीसीटोन फास्फेट, एसीटोन फास्फेट। देखिए 2 फास्फेट है, एक फास्फेट ये है और दूसरा फास्फेट ये है। ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। 4th नंबर स्टेप में हमने हेमरिंग की। सो एक फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को तोड़ दिया 2 में, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में और डाइहाइड्रोक्सीसीटोन में। दोनों मॉलिक्यूल आइसोमर है। यहां पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहां पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक, और यहां पे अल्डिहाइड, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। मींस दैट ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को रेगुलेट किया एक एंजाइम ने जिसका नाम है अल्डोलेज। अब ये तो हमारे साथ हो गई प्रिपरेटरी पेज, मींस इन्वेस्टमेंट पेज हो गई। स्टेप नंबर 5 तक हम आ चुके हैं। अब पहले हम साइकिल में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को रन करते हैं। सो ये डाइहाइड्रोक्सीटोन भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। चलिए देखते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को हम देखते हैं। 6 नंबर स्टेप है ग्लाइसरल्डिहाइड 3
फास्फेट। इनके अभी होंगे हमारे साथ 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक ये है और एक ये है, तो 2 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन के। ये ग्लाइसोल्डिहाइड कंटेन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के भी 2 मॉलिक्यूल है। वी आर इन स्टेप नंबर 6। आते हैं स्टेप नंबर 7 पे। ये अल्डिहाइड है। हम इस अल्डिहाइड को भी क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। ऑक्सीडेटिव पेज तो हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए या तो हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है, या हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है। सो इस स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखिए ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, इससे बनेंगे ग्लाइसरल्डिहाइड, यहां से बनेंगे हमारे साथ 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट या ग्लाइसरिक एसिड। यहां पे हम साइटोप्लाज्म से एक एन ऑर्गेनिक फास्फेट डालते हैं, नंबर 1। सो एक फास्फेट तो ऑलरेडी कार्बन नंबर 3 पे है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मींस दैट एक फास्फेट कार्बन नंबर 3 पे है, एक फास्फेट में कार्बन नंबर 1 पे लगाऊंगा, नंबर 1। और साथ में यहां पे हमारे साथ प्रेजेंट है NAD+। मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा और इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा। सो इसको पिक करेगा NAD और ये बनेगा NADH2, एक मॉलिक्यूल यहां पे बनती है। सो अगर ये 2 मॉलिक्यूल है तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और मैं 2 फास्फेट को भी क्या करूंगा, ऐड करूंगा। सो हमारे साथ रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा 1,3 बिस फास्फो ग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट, एक ही मीनिंग रखता है। देखिए फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, हमने अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, ऑक्सीडाइज कर दिया। सो जब भी हम अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये हमें एसिड दे देते हैं। आप ये बात अपने जहन में याद रखिए। अल्डिहाइड है, हमने इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये हमें क्या देगा, एसिड। सो ये फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है, हमने इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना दिया, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरिक एसिड मीन दैट एक कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट है और दूसरा कार्बन नंबर 1 पे है। सो बिस मींस डिफरेंट कार्बन क्वार्टेज। 7th स्टेप में हम आते हैं यहां पे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे साथ ये अब पेज है, हम अब एटीपी को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यहां पे हमारे साथ प्रेजेंट होगा एडीपी सॉरी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। हम इस मॉलिक्यूल से एक फास्फेट को निकाल देते हैं और यह इसमें लगा देते हैं, प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये फास्फेट मैंने इस मॉलिक्यूल से निकाल दिया, तो ये हमारे साथ बनेगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल यहां पे बनता है। सो अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स हम लेके जा रहे हैं तो फिर ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ये एटीपी भी 2 मॉलिक्यूल्स हमारे साथ बनेंगे। सो एक फास्फेट तो हमने कार्बन नंबर 1 से ऑलरेडी रिमूव किया, तो रिजल्टेंट हमारे साथ अब मॉलिक्यूल जो बचता है वो होता है 3 फास्फो ग्लाइसरेट या ग्लाइसरिक एसिड। अभी भी कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट हमारे साथ प्रेजेंट है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टेप नंबर 9 में 2 फास्फो ग्लाइसरेट में। कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट था, सिंपली हमने ये अभी 1 2 3 पे फास्फेट था, हमने सिंपली कार्बन नंबर 2 को फास्फेट लगा दिया। अभी पहले कार्बन नंबर 3 पे था, फिर क्या करेंगे, ये 3 फास्फोग्लाइसरेट बन गया, 2 फास्फोग्लाइसरेट पे कन्वर्ट हो गया। अब ये मॉलिक्यूल हम इससे एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल गया, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर, क्योंकि ये वाटर हमने पी नहीं है, ये बन गया इस रिएक्शन के दौरान, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। 2 फास्फोग्लाइसरेट से या 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया और रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हमारे साथ बन गया फास्फोइनोल पायरोवेट, फास्फोइनोल
पायरोवेट हमारे साथ रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अभी भी एक फास्फेट हमारे साथ प्रेजेंट है, इस फास्फेट को भी निकाल लेते हैं। फास्फेट को हम निकाल देते हैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में, और ये हमारे साथ बनाएगा एटीपी। सो एक एटीपी हमारे साथ यहाँ बन गया। सो मीन्स दैट ये दो मॉलिक्यूल भी है, ये भी दो मॉलिक्यूल है, ये भी दो मॉलिक्यूल है। सो ये एटीपी भी हम दो ही मॉलिक्यूल एडीपी लेंगे और दो एटीपी यहाँ से हमारे साथ हासिल होती है। तो इस फास्फेट को अगर हमने निकाल लिया तो सिंपली हमारे साथ बचता है पायरोवेट या पायरोविकम एसिड। सिंपली बन गया हमारे साथ पायरोवेट या पायरोविक एसिड, जो कि दो मॉलिक्यूल होगी। हम आ चुके अपने लास्ट स्टेप पे। हमने बताया था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोविक एसिड में, और ये हो गई हमारे साथ पायरोविकम एसिड। अब हम देखते हैं टोटल एनर्जी काउंट को। हमारे साथ यहाँ पे बनती है दो एटीपी ये है और दो एटीपी हमारे साथ ये है। तो नेट हमारे साथ बन गई 4 एटीपी। नेट एटीपी हम जब एनर्जी काउंट के देखते हैं तो नेट एटीपी गेन हमारे साथ हो गई 4 एटीपी। हमने ऑलरेडी दो एटीपी को इन्वेस्ट की है, एक ये है और दूसरा ये है। सो इन्वेस्ट की है, -2 कर दो इसको। सो 4 - 2 = नेट गेन हमारे साथ आता है 2 एटीपी का। हमने 2 एटीपी हासिल की है। यहां पे हमारे साथ बन चुके हैं 2 NADPH2। सो नेट गेन हमारे साथ यहाँ पे NADPH2 कितने बन गए, 2 एटीपी बन गए। सो सारे ग्लाइकोलाइसिस में हमारे साथ 4 एटीपी बनते हैं टोटल। इसमें हमने 2 यूटिलाइज किया तो हमारे साथ बचत होती है 2 एटीपी की और 2 NADPH2 की। अगर ये NADH2 जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में माइटोकॉन्ड्रिया में, तो फिर ये हमें वहाँ पे 3 एटीपी देगा और समटाइम ये हमें 2 एटीपी देगा। हम इसको बाद में इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में डिस्कस करेंगे कि ये कब 2 एटीपी देगा और कब 3 एटीपी देगी। तब तक के लिए हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।